इतिहास की किताबों में अक्सर कुछ कहानियां अनकही रह जाती हैं। ये वो कहानियां होती हैं जो किसी तारीख या दस्तावेज में दर्ज नहीं होती, बल्कि इंसानी जज्बातों और संघर्षों की स्याही से लिखी जाती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही अनसुनी दास्तां है जो कई साल पहले ब्राजील के अमेज़न के घने जंगलों के पास एक गुमनाम द्वीप पर घटी थी। ये कहानी है अस्तित्व, संघर्ष और उन रिश्तों की जो हालातों के दबाव में आकर अपनी परिभाषा ही बदल देते हैं। रात का समय था और समुद्र की लहरों पर एक आलीशान क्रूज जहाज तैर रहा था। जहाज पर संगीत और पार्टियों का शोर गूंज रहा था, जहां अमीर लोग अपनी जिंदगी का जश्न मना रहे थे। इसी भीड़ में मौजूद था 27 साल का विवेक, एक होशियार और आत्मविश्वासी नौजवान जो अपनी पत्नी 34 साल की अनु के साथ खड़ा था। अनु बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष साफ नजर आ रहा था। पास में ही उसकी 48 वर्षीय मां गरिमा और 33 साल की छोटी बहन नंदिनी भी थीं। गरिमा के चेहरे पर उम्र और अनुभव की शांति थी, तो वहीं नंदिनी की आंखों में एक चंचल चमक थी। अनु ने अपने आसपास के शोर से परेशान होकर विवेक से कहा, विवेक, तुम्हें नहीं लगता यहां कुछ ज्यादा ही शोर है? मुझे तो घुटन हो रही है। विवेक ने उसे बहलाने की कोशिश की। अरे अनु, बस कुछ देर की तो बात है, हम अपनी सालगिरह मनाने आए हैं, थोड़ा एंजॉय तो करो। उनकी बातें सुनकर गरिमा मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों भी ना लड़ना बंद करो। देखो नंदिनी कितनी खुश है। नंदिनी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार विवेक पर जाकर टिक जाती थीं। अनु ने अपनी बहन की इन नजरों को भांप लिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी शिकन आ गई। तभी अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में बिजली कड़कने की आवाज गूंजने लगी। देखते ही देखते समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और जहाज किसी खिलौने की तरह हिचकोले खाने लगा। लोगों में भगदड़ मच गई। चारों तरफ बस चीख पुकार का ही माहौल था। विवेक, अनु, गरिमा और नंदिनी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी समुद्र की एक विशाल लहर ने जहाज से टकराकर उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। पल भर में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी तो विवेक की आंखें खुली। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने खुद को एक अनजान सुनसान द्वीप के रेतीले किनारे पर पाया, जहां दूर दूर तक इंसानी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। चारों ओर सिर्फ घना डरावना जंगल था। वो घबरा कर उठा और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, अनु, माँ जी, नंदिनी। कुछ दूर जाने पर उसे नंदिनी बेहोश पड़ी मिली। वो दौड़कर उसके पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद नंदिनी को होश आया। थोड़ी और तलाश करने पर उन्हें गरिमा और अनु भी मिल गई। वे सब जिंदा तो थे, लेकिन बुरी तरह थक चुके थे, डरे हुए थे और पूरी तरह से टूट चुके थे। गरिमा ने चारों ओर वीरान जंगल को देखते हुए कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, हम ये किस जगह आ गए हैं? अनु ने रोते हुए सारा गुस्सा विवेक पर निकाल दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है विवेक। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इस सफर पर नहीं आना, लेकिन तुम कभी मेरी सुनते ही नहीं हो। विवेक ने गुस्से और बेबसी से जवाब दिया, यह समय एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है अनु। हमें जिंदा रहने के लिए यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। सूरज ढलने लगा था और वे चारों उस घने और डरावने जंगल की ओर बढ़ गए, इस उम्मीद में कि शायद रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। जंगल के अंदर से अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थीं, जो उनके दिलों में खौफ पैदा कर रही थीं। शाम होते होते ठंड भी बढ़ने लगी थी। उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ था, न ही रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना। नंदिनी ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। अंधेरा गहरा रहा था और उन चारों को यह एहसास होने लगा था कि वो एक ऐसी मुसीबत में फंस चुके हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। उस द्वीप पर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे थे। उन चारों के लिए अब हर दिन जिंदा रहने की एक नई जंग थी। विवेक ने अपने इंजीनियरिंग की समझ का इस्तेमाल करते हुए पत्तों और बांस की मदद से एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली थी, जो उन्हें रात में जंगली जानवरों और सर्द हवाओं से कुछ हद तक बचाती थी। गरिमा अपने अनुभव से जंगल में खाने लायक कुछ जड़ी बूटियां और फल पहचान लेती थी, जबकि नंदिनी और अनु साफ पानी इकट्ठा करने और आग जलाए रखने में मदद करती थीं। लेकिन शारीरिक जरूरतों से ज्यादा मुश्किल था मानसिक जरूरतों को संभालना। उस सुनसान द्वीप पर वे चार इंसान एक दूसरे के लिए ही पूरी दुनिया थे। दिन भर के थके हारे जब वे रात में आग के पास बैठते तो खामोशी उनके बीच तैरने लगती। ये खामोशी कभी कभी शब्दों से ज्यादा बातें कह जाती थी। अनु का स्वभाव दिन ब दिन और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। उसे लगता था कि इस मुसीबत का जिम्मेदार सिर्फ विवेक है। वो अक्सर विवेक को ताने मारती और छोटी छोटी बातों पर लड़ती। विवेक चुपचाप सब सुन लेता, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त बहस करने का कोई फायदा नहीं है।
इस तनाव भरे माहौल में उसे अक्सर नंदिनी का साथ अच्छा लगता। नंदिनी शांत स्वभाव की थी और विवेक की खामोशी को समझती थी। वो अक्सर बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाती और बस आग की लपटों को देखती रहती। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि आग भी बुझने लगी थी। झोंपड़ी के अंदर चारों एक दूसरे से सटकर बैठे थे, लेकिन ठंड हड्डियों तक महसूस हो रही थी। अनु हमेशा की तरह एक कोने में मुंह फुलाए बैठी थी। गरिमा शायद सो चुकी थी या सोने का नाटक कर रही थी। उसी वक्त विवेक के कंधे पर किसी ने सिर रखा। उसने मुड़कर देखा तो वो नंदिनी थी। वो ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और एक अनकही गुजारिश थी। विवेक ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर नंदिनी को अपनी ओर खींच लिया। उस एक स्पर्श में हजारों अनकहे शब्द थे। वो सिर्फ ठंड से बचने का एक जरिया नहीं था, बल्कि उस अकेलेपन और डर में एक दूसरे को सहारा देने की एक खामोश कोशिश थी। उस रात झोंपड़ी के एक कोने में बारिश की आवाज के बीच दो जिस्म सिर्फ गर्मी के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के वजूद को महसूस करने के लिए करीब आए। वहां कोई प्यार का इजहार नहीं था, कोई वादा नहीं था, सिर्फ दो इंसानों की जरूरत थी जो उस भयानक तन्हाई में एक दूसरे का सहारा बन गए थे। सुबह जब आंख खुली तो विवेक और नंदिनी के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। वे दोनों जानते थे कि रात में जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अनु ने सुबह उठते ही दोनों को एक साथ देखा और उसकी आंखों में नफरत की एक नई आग जलकी। वो समझ गई थी कि उसने जो खो दिया है वो शायद उसकी बहन को मिल गया है। उधर गरिमा ये सब चुपचाप देख रही थी। वो एक मां थी और एक अनुभवी औरत भी। वो जानती थी कि इस द्वीप पर सभ्यता के नियम और सामाजिक बंधन टूट चुके हैं। यहां सिर्फ एक ही नियम काम करता है, जिंदा रहने का नियम। उसे अपनी दोनों बेटियों की चिंता थी, लेकिन उसे विवेक की भी चिंता थी, जो अकेला इन तीन औरतों के बीच फंस गया था। दिन गुजरते गए। विवेक और नंदिनी का रिश्ता और गहरा होता गया। वे अब छिपकर नहीं, बल्कि खुलेआम एक दूसरे का सहारा बनने लगे। अनु की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी, लेकिन वो बेबस थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस रात ठंड अपने चरम पर थी। जंगल से किसी भयानक जानवर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। सब डरे हुए थे। अनु अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। नंदिनी विवेक के पास सिमटी हुई थी। तभी गरिमा धीरे से उठी और विवेक के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में न तो कोई शर्म थी और न ही कोई डर। उसकी आंखों में सिर्फ एक औरत की बेबसी और एक मां की चिंता थी। उसने कांपते हुए हाथों से विवेक का हाथ पकड़ा। विवेक हैरान रह गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन गरिमा की आंखों में उसे वही अकेलापन, वही डर और वही जरूरत दिखाई दी जो उसने कुछ हफ्ते पहले नंदिनी की आंखों में देखी थी। उस रात उस छोटी सी झोंपड़ी में सभ्यता के सारे नियम, सारे रिश्ते और सारे बंधन आग की लपटों में जलकर राख हो गए। वहां सिर्फ तीन इंसान थे जो अपनी अपनी तन्हाई और डर को एक दूसरे की गर्मी में पिघला देना चाहते थे। उस रात के बाद झोपड़ी के अंदर की खामोशी और भी भारी हो गई थी। अब ये सिर्फ विवेक, नंदिनी और गरिमा का राज नहीं रहा। हवा में एक अनकहा समझौता तैर रहा था, जिसे हर कोई महसूस कर सकता था, लेकिन कोई भी उसे शब्दों में बयां करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दिन में वे एक दूसरे से नजरें चुराते, लेकिन रात के अंधेरे में जब मौत का डर और जिंदा रहने की जंग उन्हें एक साथ लाती, तो सभ्यता के सारे पर्दे हट जाते। विवेक अब सिर्फ एक दामाद या जीजा नहीं था। वो उस द्वीप पर एकमात्र मर्द था, एक सहारा था और उनकी हर जरूरत का केंद्र बन चुका था। नंदिनी के लिए वो एक साथी था जो उसके अकेलेपन को दूर करता था। गरिमा के लिए वो एक सुरक्षा का एहसास था जो उसे ये यकीन दिलाता था कि वो इस वीराने में अकेली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अनु में आया था। हफ्तों की नफरत और जलन के बाद एक रात जब जंगल से किसी खूंखार जानवर की दहाड़ में उसे अंदर तक कंपा दिया, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी नफरत उसे उस डर से नहीं बचा सकती। उस रात उसने अपने अहंकार को तोड़ा और पहली बार मदद के लिए विवेक की ओर देखा। विवेक ने बिना कुछ कहे उसे भी अपनी पनाह में ले लिया। और उस रात उस छोटी सी झोंपड़ी में इंसानी रिश्तों की हर सीमा, हर परिभाषा टूट कर बिखर गई। ये जरूरतों और डर का एक मूक संगम था। ठंड, खौफ और उस द्वीप की तन्हाई ने उन चारों को एक दूसरे के इतने करीब ला दिया था कि जिस्मों के बीच का फासला मिट गया। अब कोई किसी का पति, पत्नी, मां या बेटी नहीं था। वे सब सिर्फ इंसान थे जो एक दूसरे की गर्मी में पनाह ढूंढ रहे थे। उस रात अंधेरे में सिर्फ सांसें थीं। विवेक के स्पर्श को कभी नंदिनी महसूस करती तो कभी गरिमा,
और जब अनु ने अपनी माँ और बहन को एक दूसरे को चूमते और सहारा देते देखा तो उसके अंदर का तूफान भी शांत हो गया। उसने महसूस किया कि इस द्वीप पर सही और गलत के कोई मायने नहीं है, यहां सिर्फ एक ही सच है, जिंदा रहना। उस रात विवेक ने एक एक करके हर जिस्म की जरूरत को पूरा किया। कभी उसकी बाहों में अनु होती तो कभी नंदिनी, कभी गरिमा अपनी बेटियों के साथ मिलकर एक दूसरे को तसल्ली देती तो कभी वे तीनों मिलकर विवेक में अपना सहारा ढूंढती। वे चारों एक दूसरे की गर्मी में खो गए, एक दूसरे की सांसों में अपनी सांसें मिला रहे थे। माँ, बेटियां और दामाद सब एक ही आग में जल रहे थे, एक ही जरूरत से बंधे हुए थे। झोंपड़ी के बाहर चांदी रात थी और अंदर चार इंसान सभ्यता से मीलों दूर अपनी आदिम जरूरतों और डर के साथ एक हो चुके थे। वहां कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई बंधन नहीं था, सिर्फ सांसें थीं, जिस्म थे और एक दूसरे के वजूद को महसूस करने की एक गहरी बेबस इच्छा थी। इस रात ने उन चारों को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब वे सिर्फ एक परिवार नहीं थे, बल्कि एक इकाई थे जो किसी भी हालत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले थे। लेकिन इसी रात ने भविष्य में आने वाले एक नए तूफान के बीज भी बो दिए थे। एक ऐसा तूफान जो जन्म, मृत्यु और बदले की एक भयानक दास्तां लिखने वाला था। उस रात के बाद झोंपड़ी में रिश्तों के मायने हमेशा के लिए बदल गए थे। अब वहां कोई सामाजिक बंधन या शर्म नहीं बची थी, सिर्फ जिंदा रहने की एक साझा मजबूरी थी। लेकिन इस मजबूरी ने जल्द ही एक नया मोड़ ले लिया। कुछ महीनों बाद यह साफ हो गया कि गरिमा और नंदिनी दोनों गर्भवती हैं। ये खबर उस छोटे से परिवार के लिए एक साथ खुशी और डर लेकर आई। एक तरफ इस वीरान द्वीप पर नए जीवन का आगमन एक उम्मीद की किरण जैसा था, लेकिन दूसरी तरफ बिना किसी डॉक्टरी मदद और सीमित साधनों के बच्चों को जन्म देना एक बहुत बड़ा खतरा था। विवेक की जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई थीं। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि वह आने वाले बच्चों और उनकी मांओं के लिए बेहतर इंतजाम कर सके। उसने एक बड़ी और मजबूत झोंपड़ी बनाई, खाने के लिए नए तरीके खोजे और हर पल उन दोनों का ख्याल रखने लगा। लेकिन ये सब अनु से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी गर्भवती थी, लेकिन उसे विवेक का प्यार और ध्यान अपनी मां और बहन के साथ बटा हुआ देखना पड़ रहा था। उसके अंदर की नफरत और जलन अब एक खतरनाक रूप ले चुकी थी। उसे लगता था कि उसकी मां और बहन ने मिलकर उसकी जिंदगी छीन ली है। वह अक्सर उनसे लड़ती, उन्हें ताने मारती और उन्हें कोसती। एक दिन जब विवेक जंगल में लकड़ी लेने गया हुआ था, अनु ने नंदिनी से कहा, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी ही बहन का घर उजाड़ दिया तूने। नंदिनी ने रोते हुए जवाब दिया, दीदी, हालात ने हमें यहां लाकर खड़ा कर दिया है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। यह सुनकर अनु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने नंदिनी को धक्का दे दिया, जिससे वह एक नुकीले पत्थर पर गिरते गिरते बची। गरिमा ने दौड़कर उसे संभाला और अनु पर चिल्लाई, पागल हो गई है तू? क्या अपनी ही बहन की जान लेना चाहती है? उस दिन के बाद अनु के अंदर का ज्वालामुखी और भी धधकने लगा। उसके मन में एक भयानक ख्याल ने जन्म लिया। उसे लगा कि अगर उसकी मां और बहन ही नहीं रहेंगी तो विवेक सिर्फ उसका होकर रह जाएगा। उसने उन्हें रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रची। एक शाम जब सब सो रहे थे, अनु चुपके से उठी। उसने एक भारी पत्थर उठाया और नंदिनी की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो जैसे ही पत्थर उठाने वाली थी कि अचानक झोंपड़ी के बाहर से एक शेर की भयानक दहाड़ सुनाई दी। सबकी नींद टूट गई। शेर झोंपड़ी के बिल्कुल करीब था। विवेक ने हिम्मत दिखाते हुए जलती हुई लकड़ी उठाई और शेर को डराने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में अनु का पैर फिसला और वह झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ गिर पड़ी। शेर ने उसे देखा और एक ही झपट्टे में उसे खींचकर अंधेरे जंगल में ले गया। विवेक, गरिमा और नंदिनी चीखते रह गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। उस रात अनु की मौत ने उस द्वीप पर एक अजीब सी खामोशी ला दी थी। उसकी नफरत और जलन उसी के साथ खत्म हो गई थी।
लेकिन उसकी मौत का सदमा उन तीनों को हमेशा के लिए बदल कर रख गया था। अब वो सिर्फ 3 लोग बचे थे जो एक दूसरे का सहारा थे और आने वाले भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए एक साथ खड़े थे। अनोखी भयानक मौत ने उन तीनों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। झोपड़ी में अब एक अजीब सी भारी खामोशी पसरी रहती थी। उसकी नफरत और जलन भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी यादें एक अपराध बोध बनकर उन तीनों के जहन में बस गई थीं। विवेक, गरिमा और नंदिनी तीनों ही खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानते थे। लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, खासकर तब जब 2 नई जिंदगियां दुनिया में आने का इंतजार कर रही हों। गरिमा और नंदिनी का गर्व अब साफ नजर आने लगा था। ये एहसास उन्हें जीने की एक नई वजह देता था, लेकिन साथ ही एक भयानक डर भी लाता था। इस वीरान द्वीप पर बिना किसी डॉक्टरी मदद के बच्चे को जन्म देना मौत को दावत देने जैसा था। विवेक ने अपनी सारी चिंताएं और दुख एक तरफ रखकर खुद को पूरी तरह से उन दोनों की देखभाल में झोंक दिया। उसने इंटरनेट पर और किताबों में पढ़े हुए अपने अधूरे ज्ञान को याद किया। उसने गर्म पानी का इंतजाम किया, झोपड़ी को पहले से ज्यादा साफ सुथरा और सुरक्षित बनाया और गरिमा के बताए अनुसार कुछ खास जड़ी बूटियां इकट्ठा की जो दर्द कम करने और संक्रमण रोकने में मदद कर सकती थीं। पहले नंदिनी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वो दर्द से चीख रही थी और विवेक और गरिमा बेबसी से उसे देख रहे थे। उनके पास तसल्ली देने के अलावा और कुछ नहीं था। विवेक ने उसे हिम्मत बनाई, जबकि गरिमा ने अपने अनुभव से उसे सांस लेने और शांत रहने में मदद की। कई घंटों के जानलेवा दर्द और संघर्ष के बाद नंदिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। झोपड़ी में बच्चे की रोने की आवाज गूंजी तो उन तीनों की आंखों से खुशी और राहत के आंसू बह निकले। उन्होंने मिलकर बच्चे की नाल को एक तेज पत्थर से काटा और उसे साफ पत्तों में लपेट दिया। 1 महीने बाद गरिमा ने भी एक बेटे को जन्म दिया। इस बार वे थोड़े अनुभवी थे, लेकिन खतरा उतना ही बड़ा था। गरिमा उम्र में बड़ी थी, इसलिए उसे और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। विवेक और नंदिनी ने मिलकर उसे संभाला और आखिरकार एक और नई जिंदगी उस द्वीप पर आ गई। 2 नए बच्चों के आने से झोपड़ी का माहौल बदल गया था। अब उनके पास दुखी होने या अपराध बोध में जीने का वक्त नहीं था। उनके दिन बच्चों की देखभाल करने, उनके लिए दूध का इंतजाम करने, जानवरों के दूध या जड़ी बूटियों से और उन्हें जंगली जानवरों से बचाने में गुजरने लगे। विवेक अब सिर्फ एक मर्द नहीं, बल्कि एक पिता भी था। वो अपने बच्चों के लिए पहले से ज्यादा शिकार करता, उनके खेलने के लिए लकड़ी के खिलौने बनाता और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल घुमाता। गरिमा और नंदिनी ने भी अपनी भूमिकाएं बांट ली थीं। वे मिलकर बच्चों को पालती, खाना बनाती और एक दूसरे का सहारा बनती। समय बीतता गया। उन बच्चों के आने से उनके रिश्ते में भी एक नई स्थिरता आई। अब वो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे के साथ नहीं थे, बल्कि वो एक परिवार थे जो एक साझा भविष्य और एक साझा जिम्मेदारी से बंधा हुआ था। उन्होंने मिलकर अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी, जहां बाहर की दुनिया का कोई नियम, कोई बंधन लागू नहीं होता था। ये उनकी अपनी दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपनी शर्तों पर बनाया था। बच्चों के जन्म ने उस द्वीप पर जिंदगी का मतलब ही बदल दिया था। झोपड़ी में अब बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं और उनके रोने हंसने में विवेक, गरिमा और नंदिनी अपने सारे गम भूल जाते थे। दिन उनके लिए जिम्मेदारियों से भरे होते थे, लेकिन रातें अब भी लंबी और अकेली थीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे और अपनी छोटी सी दुनिया में खेलने कूदने लगे, उन तीनों को एक बार फिर अपने अकेलेपन का एहसास होने लगा। दिन भर की थकान के बाद जब वे रात में आग के पास बैठते, तो उनके बीच की खामोशी में एक अनकही कशिश होती। वे एक दूसरे के लिए सिर्फ बच्चों के माता पिता नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की जरूरत भी थे। एक रात जब बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, विवेक ने नंदिनी को अपनी ओर खींचा। गरिमा ने यह देखा, लेकिन उसने नजरें नहीं फेरी, बल्कि वो खुद उठकर उनके और करीब आ गई। उस रात एक बार फिर वे तीनों एक दूसरे में खो गए। अब इसमें कोई अपराध बोध या मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के लिए एक गहरा लगाव था जो इतने सालों में साथ रहते रहते पनप चुका था। यह सिलसिला फिर से शुरू हो गया। रात के अंधेरे में वे तीनों एक दूसरे की बाहों में सुकून ढूंढते। कभी विवेक और नंदिनी एक होते, तो कभी विवेक और गरिमा, और कई बार वे तीनों मिलकर एक दूसरे की शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करते।
मां और बेटी अब एक दूसरे की सौतन नहीं बल्कि साथी बन चुकी थी, जो एक ही मर्द को साझा करती थी। वे एक दूसरे को चूमती, एक दूसरे को सहारा देती और उस मर्द के साथ मिलकर अपनी जिंदगी की कमी को पूरा करती। इसी का नतीजा था कि आने वाले सालों में उनके परिवार का और विस्तार हुआ। नंदिनी ने 2 और बेटियों को जन्म दिया, जिससे उसकी कुल 3 बेटियां हो गई। वहीं गरिमा ने एक और बेटे को जन्म दिया, जिससे उसके 2 बेटे हो गए। कुल मिलाकर विवेक अब 5 बच्चों का पिता था और गरिमा और नंदिनी सिर्फ उसकी पत्नियां नहीं बल्कि उसके बच्चों की माएं थीं। उनका परिवार अब पूरा हो चुका था, 1 मर्द, 2 औरतें और उनके 5 बच्चे। उन्होंने द्वीप पर अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी, जहां उनके अपने नियम थे, अपने रिश्ते थे और अपनी जिंदगी थी। वे बाहर की दुनिया को लगभग भूल ही चुके थे और शायद कभी वापस जाना भी नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि यही उनकी किस्मत है और यही उनकी दुनिया है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 10 साल एक लंबा अरसा होता है। उस द्वीप पर विवेक, गरिमा और नंदिनी ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली थी। उनके 5 बच्चे अब जंगल के आदी हो चुके थे। उनके लिए पेड़ पर चढ़ना, फल तोड़ना और नदी में तैरना वैसा ही था जैसा शहर के बच्चों के लिए वीडियो गेम खेलना। उन्होंने कभी कोई शहर, कोई गाड़ी या कोई दूसरा इंसान नहीं देखा था। विवेक, गरिमा और नंदिनी ही उनके लिए पूरी दुनिया थे। वे लगभग भूल ही चुके थे कि इस द्वीप के बाहर भी कोई दुनिया मौजूद है जहां रिश्ते और नियम अलग होते हैं। लेकिन एक दिन जब विवेक और उसके बड़े बेटे जंगल में शिकार कर रहे थे, तो उन्हें आसमान में एक जानी पहचानी लेकिन भूली बिसरी गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो एक हेलीकॉप्टर उनकी झोपड़ी के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। एक पल के लिए विवेक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। 10 साल बाद उन्हें किसी ने ढूंढ निकाला था। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ झोपड़ी की तरफ भागा और चिल्लाने लगा, गरिमा, नंदिनी, देखो, हम बच गए, हम बच गए। बचाव दल जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा तो वे अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्होंने एक आदमी, 2 औरतों और 5 बच्चों के एक अजीबो-गरीब परिवार को देखा, जो जानवरों की खाल और पत्तों से बने कपड़े पहने हुए थे और जिनकी आंखों में एक साथ खुशी, हैरानी और डर था। बच्चे तो इन अजनबी लोगों को देखकर अपनी मांओं के पीछे छिप गए थे। द्वीप से निकलना उन सब के लिए एक बेहद भावुक पल था। उन्होंने उस जगह को आखिरी बार देखा जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे थे। ये वही जगह थी जहां उन्होंने भूख, डर और मौत को बहुत करीब से देखा था और यहीं उन्होंने एक नया जीवन भी पाया था। जब वे वापस शहर की दुनिया में लौटे तो उनके लिए सब कुछ एक अजूबे जैसा था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और हजारों लोगों की भीड़। उनके बच्चे तो इस नई दुनिया को देखकर बुरी तरह सहम गए थे। हर आवाज, हर रोशनी उन्हें डरा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी उनके सामने खड़ी थी। जब अधिकारियों और मीडिया ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे दुनिया को क्या बताते कि वे एक परिवार हैं? वे अपने इस रिश्ते को क्या नाम देते? क्या समाज उनके इस परिवार को स्वीकार करता, जहां एक आदमी अपनी सास और साली के साथ रहता था और उन्हीं से उसके बच्चे थे? विवेक, गरिमा और नंदिनी द्वीप के जंगल से तो बच निकले थे, लेकिन अब उन्हें सभ्यता के इस नए जंगल में जिंदा रहने की एक और लड़ाई लड़नी थी। ये लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि सामाजिक नियमों, नैतिक सवालों और दुनिया की नजरों से लड़ी जानी थी। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन उनके जीवन का असली संघर्ष शायद अब शुरू ही हुआ था। इतिहास के पन्नों में यह सवाल हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि क्या वे कभी एक सामान्य जीवन जी पाए, या वे हमेशा के लिए उस द्वीप की यादों में कैद होकर एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गए।